Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Sajjad Habib Malik, the MPhil Research Scholar of Maths. Dear students, I welcome you all in Kupare Academy classes. So today let we discuss about one of the most and important chapter of class 10th Maths, that's the real numbers. Before getting the concept of real numbers, we should know about the numbers. तो अगर नंबर की बात करें नंबर्स, जनरली जब नंबर्स की बात की जाती है तो फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 10th जो नंबर से हम डील करते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, और इसके बाद क्लास 11th से लेकर जो क्लास 11th में आप नंबर्स पढ़ते हैं, क्लास 12th में आप नंबर्स पढ़ते हैं, तो आप वहां पे इमेजिनरी नंबर्स पढ़ते हैं। तो जनरली अगर बात करें हम नंबर्स की तो हम दो तरह के नंबर पढ़ते हैं, यानी कि एक तरह का नंबर जो होता है दैट्स रियल नंबर, और दूसरा जो नंबर होता है हमारा दैट्स इमेजिनरी नंबर। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने कितने तरह के नंबर्स पढ़े हैं, किसी भी स्टूडेंट से मैं ये सवाल कर सकता हूं कि आपने कितने तरह के नंबर पढ़े हैं, तो हर स्टूडेंट का जवाब होगा कि सर मैंने बहुत तरह के नंबर्स पढ़े हैं। जैसे मैंने रैशनल नंबर्स पढ़े हैं, मैंने इरैशनल नंबर्स पढ़े हैं, मैंने डेसिमल नंबर्स पढ़े हैं, मैंने फ्रैक्शनल नंबर्स पढ़े हैं। तो इतने तरह के मैंने नंबर्स पढ़े। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप नर्सरी से लेकर 10th तक सिर्फ एक ही नंबर से डील करते हैं, वो आपका रियल नंबर होता है, और इसके बाद जो नंबर से आप डील करते हैं वो आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो इसका साफ मतलब ये है कि आपके जो रैशनल नंबर्स रहते हैं, आपके इरैशनल नंबर्स रहते हैं, डेसिमल नंबर्स रहते हैं, यानी कि जितने भी तरह के नंबर्स आपके पास होते हैं वो सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो इस रियल नंबर्स में आ जाते हैं। जब इसको कैटेगरी करके हम देखते हैं तो वो सारे नंबर्स इसी रियल नंबर्स में से आ जाते हैं। तो देखें, अगर रियल नंबर्स की हम बात करें, दो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स को जाने, उसके बाद हम इमेजिनरी नंबर्स को जानते हैं। लेकिन रियल नंबर्स को अगर हम जाने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका कहना होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जब वो चले जाते हैं तो उनका कहना होता है कि जो रियल नंबर्स होते हैं इनमें से रियल नंबर्स इज द सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, यानी कि रियल नंबर्स आर सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। लेकिन जो रैशनल नंबर्स होते हैं इसको फर्दर अगर डिवाइड किया जाए तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर्स, और इंटीजर्स को अगर फर्दर डिवाइड किया जाए नेगेटिव्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स में से 0 और नेचुरल नंबर्स ये निकल के आते हैं। तो देखें, अगर इस पूरे सिस्टम को हम समझने की कोशिश करेंगे तो रियल नंबर जो होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जो होता है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव्स एंड होल नंबर्स, and whole numbers is the combination of a zero and a natural number. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रैशनल नंबर हमारा रहता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जब रैशनल नंबर्स की बात आती है, जब स्टूडेंट से ये पूछा जाता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो वो एक डेफिनेशन के साथ इस रैशनल नंबर्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0. I accept this not only in the whole rational numbers but all over the whole mathematics accept this that the denominator can never be equal to 0. सिर्फ रैशनल नंबर्स में इसकी बात नहीं होती, बल्कि पूरे मैथमेटिक्स में
जब हम 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो वो नंबर जो मेरा रहता है, हमारा रहता है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स का कहना होता है कि नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में रहते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं से सपोज करता हूं मैंने 1 डिवाइडेड बाय √3 लिया, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं। ये 1 जो है ये रैशनल नंबर है, √3 इज एन इरैशनल नंबर, क्योंकि आप जानते हैं जो इरैशनल नंबर्स होता है, हमारे पास जो प्राइम नंबर्स रहते हैं, तो प्राइम नंबर्स के ऊपर अगर रूट लगा दिया जाए तो वो सारे के सारे इरैशनल नंबर होते हैं। और दूसरी बात यह है कि रैशनल अपॉन इरैशनल गिव्स द रिजल्ट इरैशनल। तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर है जो p बाई क्यू की फॉर्म में तो होता है, लेकिन स्टिल इट इज एन इरैशनल नंबर, लेकिन ये तब भी एक इरैशनल नंबर ही होता है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं बस वो यहां तक जाते हैं कि जब वो पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में, तो वो पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, बल्कि ये या तो वो मतलब इस चीज को गलत तरीके से समझ लेते हैं या गलत तरीके से याद रखते हैं कि रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, बट रैशनल नंबर्स कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो यहां पे देखना है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं, इन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट किया जाता है, यानी कि लिखा जाता है। असल में रैशनल नंबर्स p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते ही नहीं है। दूसरी बात, जो p होना चाहिए ये भी एक इंटीजर होना चाहिए, और q जो होना चाहिए ये भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो यहां पे देखें आप 1√3, क्या जो √3 है क्या ये इंटीजर है? 1 आपका तो इंटीजर है, क्या √3 आपका इंटीजर कहलाता है या नहीं? तो इसके लिए आपको इंटीजर्स भी अच्छी तरीके से देखने होंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो p और q जो है ये इंटीजर होना चाहिए, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो √3 है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जो है ये आपका ये 0 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जो p होता है ये एक इंटीजर होना चाहिए, जो q है ये भी एक इंटीजर होना चाहिए, और q जो है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो उससे रैशनल नंबर कहा जाता है। अब दूसरे तरीके से अगर इस रैशनल नंबर्स को देखा जाए कि असल जो बात है रैशनल नंबर्स की, असल में जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अगर रैशनल नंबर्स को देखें, रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर्स में से दो नंबर्स निकल के आ जाते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और यहां से नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, यानी कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट, सपोज मेरे पास कोई नंबर है 2.14, मैंने एक नंबर लिया, डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपका ये डेसिमल नंबर रहता है ये खत्म हो जाता है, यानी कि टर्मिनेट हो जाता है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं इन्हें रैशनल नंबर्स कहा जाता है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि कोई नंबर जो है जो बार बार रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन, इसे लिखा जा सकता है 2.14 बार, यानी कि ये जो नंबर आपका है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ये जो नंबर आपका है ये टर्मिनेटिंग नंबर है। इससे भी रैशनल नंबर कहते हैं और ये भी आपका रैशनल नंबर कहलाता है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, सपोज 2.14355746, यहाँ पे कोई पैटर्न आपका नहीं बनता, तो इसलिए जो ये नंबर रहता है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहता है और ये आपका एक रैशनल नंबर कहलाता है। तो टर्मिनेटिंग जो होता है ये एक रैशनल नंबर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी जो होता है ये भी एक रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि जब हम इस डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि एवरी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू इज नॉट ए रैशनल नंबर, जो कोई भी नंबर, सारे नंबर जितने भी हैं वो अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर होंगे, बल्कि वो इरैशनल नंबर भी होते हैं। तो ये बात थी रैशनल नंबर्स की। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers, q does not equal to 0, और p और q जो होता है हमारा
दे मस्ट बी द को प्राइम नंबर्स, यानी कि उनका जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। इसके बाद हम इरेशनल की बात करते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स लिखते हैं कि दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q आर द नंबर्स व्हिच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q आर इरेशनल नंबर्स। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि इरेशनल नंबर होता क्या है, वो कंफ्यूज रहते हैं इस बात से कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर इरेशनल की करूं तो हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर्स रहते हैं, जो प्राइम का एक सेट रहता है, दैट्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, अगर इनके ऊपर हम रूट लगा दें तो ये सारे नंबर जो हमारे रहते हैं ये इरेशनल नंबर्स रहते हैं। इसके बाद हमारा इंटीजर होता है। अब इंटीजर्स की जब बात आ जाती है तो उस टाइम भी स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर जो इंटीजर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो अभी मैंने बात की थी यहाँ पे कि मैंने लिखा था 1/√3, जब मैंने लिखा था तो मैंने कहा था p का इंटीजर होना जरूरी है और q का भी इंटीजर होना जरूरी है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, आप कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0 आर इंटीजर्स। अगर इन शॉर्ट कहें, इंटीजर जो होता है, इंटीजर्स आर कंप्लीट नंबर्स। जो आपका इंटीजर रहता है वो एक कंप्लीट नंबर रहता है। सो एवरी कंप्लीट नंबर इज सेड टू बी द इंटीजर। जो भी आपका कंप्लीट नंबर रहता है उसको आप इंटीजर कहते हैं। सपोज मैंने एक नंबर लाइन यहां से ड्रा की, जब मैं नंबर लाइन ड्रा करता हूं तो स्टूडेंट से पूछा जाता है, अगर ये 0 है तो 1, 2, 3, 4, यहां से कोई नंबर मैं पिक करता हूं दैट इज 0.5। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स, टू होल नंबर्स। अगर मैं यहां से कोई नंबर पिक करता हूं दैट 0.5 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो इसके बीच में होता है एंड इट कैन बी रिटन एज 5/10। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो 0.5 क्या इंटीजर है, 5/10 क्या ये इंटीजर है। तो मैंने अभी कहा कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर इंटीजर्स, कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर इंटीजर्स जो होते हैं उनको नंबर लाइन पे शो किया जाता है। बिल्कुल ऑब्वियसली इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो किया जाता है, लेकिन उनका कहना होता है कि जो इंटीजर्स होते हैं, जितने भी तरह के नंबर्स हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने तरह के नंबर्स हम नंबर लाइन पे लिखे वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे 0.5 ये इंटीजर नहीं है, बिकॉज 0.5 इज नॉट ए कंप्लीट नंबर, सो इट्स नॉट एन इंटीजर। 5/10 इज नॉट ए कंप्लीट नंबर, सो इट्स नॉट एन इंटीजर। अगर मैं इसी तरीके से हाफ लिखूं किसी का 1/2 इट्स नॉट ए कंप्लीट नंबर, सो इट्स नॉट एन इंटीजर। सो इंटीजर, एवरी कंप्लीट नंबर इज सेड टू बी द इंटीजर। कोई भी कंप्लीट नंबर हो उसे हम इंटीजर कहते हैं। तो ये रही बात इंटीजर्स की। फिर आप इसमें से नेगेटिव साइड चले जाते हैं, जैसे -1, -2, लेकिन हर नंबर आपका जो रहता है वो एक कंप्लीट नंबर रहता है। इसके बाद फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं आपके, फ्रैक्शनल नंबर्स वो भी p/q की फॉर्म में होते हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जो फ्रैक्शनल नंबर्स आपके रहते हैं ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, यानी कि रैशनल नंबर्स टेक्स नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज, बट a fractional number can take only the positive value. सपोज अगर मैं रैशनल की बात करूं यहां से, अगर मैं रैशनल की बात यहां से करता हूं, रैशनल नंबर p का इंटीजर होना जरूरी है, यानी कि वो -2 भी हो सकता है, और q का इंटीजर होना जरूरी है, वो 3 भी हो सकता है। वाइल इंटीजर इज ए कंप्लीट नंबर, ये भी कंप्लीट नंबर है और ये भी कंप्लीट नंबर है। ठीक, तो 2/3 जो है ये आपका एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर यहां से फ्रैक्शनल नंबर्स की बात की जाए, जो p और q है, इंटीजर, यहां पे इंटीजर्स की बात हो रही है, लेकिन यहां पे q, p का पॉजिटिव होना जरूरी है और q का भी पॉजिटिव होना जरूरी है। ये भी इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे 2/3 में लिख सकता हूं, दिस इज ए फ्रैक्शनल नंबर। सो एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज ए पॉजिटिव नंबर। इसके बाद आप आ जाए नेगेटिव्स पे। नेगेटिव्स तो हम सब जानते हैं, जैसे पॉजिटिव्स जितने भी हमारे पास होते हैं तो इनके नेगेटिव्स भी होते हैं, -1, -2। बस साइन बदलने से कोई भी नंबर वो एक नेगेटिव नंबर बन जाता है। इसके बाद होल नंबर्स पे अब आए थे हम।
होल नंबर में हमने देखा था एक जीरो होता है और एक नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर्स भी जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। दीज आर स्पेशली कॉल्ड द काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि काउंटिंग हम 1 से शुरू करते हैं। सो नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, ये हमें पता है। और जीरो अगर इसके साथ हम यहाँ पे डाल दें तो ये होल नंबर्स का एक सेट बन जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रियल नंबर्स। अब अगर हमें समझना है कि रियल नंबर क्या है, तो आप ये नहीं कह सकते कि रियल नंबर्स द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। हाँ, ये भी होता है, लेकिन ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं कि मैंने कहा था कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं, कि आपने सपोज हम करते हैं कि मैंने सोचा कि मैंने बहुत तरह के नंबर्स पढ़े, बहुत टाइप्स के नंबर्स पढ़े, उसमें से आया था रैशनल नंबर पढ़ा, एक फ्रैक्शनल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़े, नेगेटिव्स पढ़े, होल नंबर्स पढ़े। तो इतने तरह के मैंने नंबर्स पढ़े, ये अलग अलग तरह के नंबर हैं। लेकिन इन सब नंबर्स को जब जोड़ दिया जाता है, यानी कि कैटेगरी में रखा जाता है, तो उससे हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर जो होता है इसमें रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है, फ्रैक्शनल नंबर भी होता है, इंटीजर्स। तो जितने भी नंबर्स फ्रॉम नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक जितने भी तरह के आप नंबर्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे आपके रियल नंबर होते हैं। तो हम रियल नंबर्स के बारे में क्या लिख सकते हैं? जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, नंबर्स विच कैन बी represented on the number line called real numbers। इसका मतलब है कि एक नंबर लाइन पे जितने तरह के हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के सारे होते हैं आपके रियल नंबर, ना कि आपके इंटीजर्स। तो देखें, अगर मैंने सपोज यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 ले रहा हूँ, तो फिर से अगर मैं 0.5 यहाँ पे ले सकता हूँ, डेसिमल नंबर है, दिस इज अ डेसिमल नंबर। और इसी को अगर मैं लिख सकता हूँ, इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 5/10, तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर आपका रहता है, ये आपका डेसिमल नंबर रहा, ये आपका फ्रैक्शनल नंबर रहा। तो इसी के बीच में मैं √2 भी लिख सकता हूँ, जिसकी वैल्यू 1.4 समथिंग होती है। तो आप देखें, रूट वाले नंबर्स भी आए, फ्रैक्शनल नंबर्स भी आए, डेसिमल नंबर्स भी आए, तो हर तरह का नंबर इस नंबर लाइन पे आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितने तरह के नंबर्स आप इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे आपके रियल नंबर्स होते हैं। अब सवाल ऐसा भी है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता? तो ऐसे नंबर्स वही हैं जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि नंबर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। नर्सरी से लेकर क्लास 10th तक जो नंबर से डील हम करते हैं वो तो रियल नंबर्स आपके कहलाते हैं, और उसके बाद जो नंबर्स आप पढ़ते हैं वो हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो इसका साफ मतलब ये है कि जिन नंबर्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपके रियल नंबर्स होते हैं, और जिन्हें आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। और आप देखें कि इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं, तो ये कौन से नंबर्स होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स पढ़ें। देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे मैथमेटिक्स में क्लास 10th तक की बात मैं कर रहा हूं, पूरे मैथमेटिक्स में यहां तक कि मुझे ऐसा कोई नंबर बता दें जिसका मैं स्क्वायर करूं तो मुझे एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो आप सोचेंगे, अगर मेरे पास सपोज करते हैं कि एक नंबर है 0, अगर मैं 0 का स्क्वायर करूं तो उसमें मुझे 0 मिलेगा। अगर 1 का स्क्वायर करूं तो 1 मिलेगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो मुझे 4 मिलेगा। आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो एक पॉजिटिव नंबर ही तो आ रहा है। मैंने कहा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो मेरा रिजल्ट आएगा वो एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो आपने 0 का स्क्वायर किया, 0 आ रहा है, 1 का स्क्वायर किया, 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। आप ट्राई कर रहे हैं नेगेटिव से, आपने -1 का स्क्वायर किया तो फिर से एक पॉजिटिव 1 मिल रहा है। आपने -2 का स्क्वायर किया तो फिर से आपका एक पॉजिटिव ही नंबर मिल रहा है, यानी कि रिजल्ट जो आपका है वो तो पॉजिटिव आ रहा है।
और दूसरी बात, अगर यहाँ पे डिग्री की जब हम बात करते हैं तो ये इवन होता है, अगर डिग्री इवन हो तो फिर भी आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, यानी कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर अगर करेंगे तो सिर्फ आपका जो रिजल्ट होगा वो एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। चलो रूट में भी देखते हैं, अगर सपोज करते हैं माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट 2 का हमने स्क्वायर किया हमसे, तो माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस दैट्स प्लस, और स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। तो इन नंबर्स को भी स्क्वायर करने पे आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो हमारे माइंड में यहाँ तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा है कि जिसका हम स्क्वायर करें तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। लेकिन देखें, अगर इस तरीके से हम नंबर लिखें, सपोज मैंने लिखा रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल्ड आउट, दिस इज -2। तो आपने देखा है अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 64 निकालते हैं, दैट्स 8 इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ 64। 8 जो हमारा होता है 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8 एंड 8 इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो ये आपका स्क्वायर रूट कहलाता है, तो ये भी आपका स्क्वायर रूट हुआ। ठीक, तो किसी भी ऐसे नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो हमें एक नेगेटिव नंबर मिलता है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं इन्हें इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। अब देखें कि अगर सपोज मैं किसी इक्वेशन को यहां पे लिखता हूं, मैंने एक इक्वेशन लिखी x² + 1 = 0। मैंने इस इक्वेशन को यहां पे लिखा। जब आप क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करते हैं तो आप बहुत सारे मेथड्स का अप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रयोग करते हैं, उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, आप और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके आप इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए, अगर यहां से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, दिस इज x² = ये 1 जो है राइट साइड में जाके -1 बनेगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज ± रूट ऑफ -1। दो वैल्यूज होते हैं, तो एक वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे x = रूट ऑफ -1। ठीक, यहाँ से स्क्वायर को जब हटा दिया जाता है तो दूसरी साइड से एक रूट लग जाता है, तो x की जो वैल्यू आई यहाँ पे ये रूट ऑफ -1 आ जाती है। आपने क्लास 10th में जो पढ़ा, अगर हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो आप यहां से पढ़ते हैं, जब नेचर ऑफ रूट्स आप देखते हैं तो व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। जब आप नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स में से आप पढ़ते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है। When discriminant is greater than 0, you have two distinct roots। आप पढ़ते हैं आपके दो distinct roots होते हैं। When discriminant is less than 0, no real root कहलाता है, no real root। When discriminant is equal to 0, two similar roots होते हैं। When discriminant is less than 0, तो आप कहते हैं no real root। रूट्स होते हैं, स्टिल दे आर इमेजिनरी रूट्स। रूट्स तो होते हैं लेकिन वो रूट्स जो आपके होते हैं वो तो यही होते हैं, इमेजिनरी रूट्स। क्योंकि जब आप कहते हैं नो रियल रूट, नो रियल रूट का मतलब रूट्स होते हैं स्टिल वहां पे भी, लेकिन वो रूट्स जो कहलाते हैं वो जो होते हैं वो आपके इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो ये सिचुएशन जो हमारी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो इन सारी चीजों को हम वहां पे डिस्कस करते हैं। तो वहां पे हमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है क्लास 10th के अंदर। इसके बाद हम यहां से लिखते हैं नो रियल रूट। तो नेचर ऑफ रूट्स इस तरीके से निकाला जाता है और यहीं पे हम इस चीज को स्टॉप करते हैं। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें? क्लास 10th में इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन फिर आगे जाके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, हमें कैसे एक नंबर मिल जाता है यहाँ पे। तो जो -1 है, -1 होता है, या कोई भी नंबर -2, -3, तो इनका कोई डेफिनेट वैल्यू तो होता नहीं है, इनका कोई भी डेफिनेट वैल्यू नहीं है।
तो इसीलिए वहां पे लिखा जाता है कि रूट जो होता है रियल रूट वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब इससे जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका साफ मतलब ये है कि ये एक इमेजिनरी रूट होता है। तो ये डेफिनेट वैल्यूज होते ही नहीं है। तो रूट ऑफ -1 जो होता है ये हमारा आयोटा के बराबर होता है, इसे हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर देखें, अगर दोनों का हम यहाँ से स्क्वायर करें, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल्ड आउट, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आई की वैल्यू जो मिली दैट इज रूट ऑफ -1, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू मिली दैट इज -1। अगर इसी तरीके से आई क्यूब, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू में आई। अब आई स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी हमारी दैट इज -1 इंटू में आई दैट इज इक्वल टू -1। अगर आई रेस्ट पावर 4 की हम देखें, इसको लिखा जा सकता है आई स्क्वायर इंटू में आई स्क्वायर, एंड दिस इज -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, दिस इज +1। तो इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, और जो हमारे यहाँ पे डेफिनेट वैल्यूज जो नहीं होते तो इनको इमेजिनरी नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब जो इमेजिनरी नंबर्स हमारे होते हैं, मतलब ये कहाँ पे इनकी हमें कहाँ पे जरूरत होती है। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि जब रियल नंबर्स का मैं कंसेप्ट दे रहा था, मैंने कहा जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो सारे के सारे रियल होते हैं, और जिन्हें नहीं किया जा सकता तो वो आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो नंबर लाइन पे हमने कहीं नहीं देखा कि हम किसी भी जगह आई को लिखते हैं, हम किसी भी जगह इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो इसीलिए यह आपका एक इमेजिनरी नंबर होता है, जिन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। अब इमेजिनरी नंबर जो होते हैं इनका इस्तेमाल हमारा मतलब हम किस तरीके से करते हैं। अगर इनको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि अब इमेजिनरी नंबर्स का यूज क्या है। आपने पढ़ा होगा कि जब अर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं वहां पे इमेजिनरी लाइंस के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर हमें ये भी सिखाया जाता है कि दीज इमेजिनरी लाइंस आर नॉट इन रियल सेंस, यानी कि रियल ये तो है नहीं, इसीलिए इन्हें इमेजिनरी लाइंस कहा जाता है, क्योंकि इनसे हमें भरपूर एक मदद मिलती है। तो अगर उन इमेजिनरी लाइन से आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, उनसे मदद मिलती है किसी कंसेप्ट को समझने की, या अर्थ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं, तो इमेजिनरी लाइंस के जरिए हमें आसान हो जाता है, हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिलती है। इस तरीके से जो आयोटा यहाँ पे होता है, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं हमारी इस मैथमेटिक्स के अंदर, तो आगे जाके आप देख लेंगे कि जितनी भी बड़ी बड़ी इक्वेशंस हमारी होती हैं तो उन इक्वेशंस को इन्हीं नंबर से सॉल्व किया जा सकता है। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर। किसी भी रियल नंबर को अगर आप रियल नंबर देते हैं, सपोज 3 है, एनी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 0i। एक पार्ट जो इसका रहता है दैट्स रियल, और दूसरा पार्ट जो इसका रहता है दैट इज इमेजिनरी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं, जब आगे पढ़ें तो अब और भी इनके फ्यूचर्स देखने को मिलेगा हमें वहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स का। तो इमेजिनरी नंबर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर। तो इनसे इक्वेशंस भी हमारी सॉल्व हो जाती हैं, और बहुत सारे कंसेप्ट इन्हीं के जरिए हम सीख पाते हैं।